स्टूडेंट्स, आज का ये छोटा सा सेशन ह्यूमन रिप्रोडक्शन के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर बेस्ड होगा, जो नीट के साथ साथ अन्य सभी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बेहद ही उपयोगी है। आइए स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी लोकेशन कहाँ है, बॉडी में ये कहाँ स्थित होता है, इसकी लोकेशन क्या होती है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो मैं आपको बताऊं तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से, चलो इसको इस तरफ ड्रॉ कर देती हूँ, इस तरफ वो जगह काम आ जाएगी। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कुछ ऐसे। यहाँ पर जो कैविटी है सबसे ऊपर, बॉडी कैविटी, जिसको अपन क्या कहते हैं, थोरैक्स कैविटी, थोरेसिक कैविटी। ठीक है, इसके नीचे वाला पार्ट होगा जिसको क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। और जो पार्ट सबसे नीचे वाला होगा जिसे हम क्या कहते हैं, पेल्विक कैविटी। ठीक है, पेल्विक कैविटी, इस एरिया को पेल्विक रीजन बोलेंगे। और क्योंकि ये एब्डोमेन के नीचे है तो इसको लोअर एब्डोमिनल कैविटी भी कहते हैं। एनसीईआरटी में दोनों ही नामों को यूज किया गया है, कहीं पे पेल्विक कैविटी लिखा हुआ है, कहीं पे लोअर एब्डोमिनल कैविटी लिखा हुआ है ना, तो दोनों एक ही बात है। तो मैं इसको यहाँ पर नोट कर देती हूँ, इसको अपन बोलते हैं पेल्विक कैविटी, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं लोअर एब्डोमिनल कैविटी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो रीजन है, इस रीजन में यहां पर इस तरीके से ओवरी प्रेजेंट होगी, इस रीजन में। ठीक है, ये देखो। ओके, ये मैंने क्या बनाया है, ओवेरी। ठीक है, और जिस स्ट्रक्चर के द्वारा ये जुड़ा हुआ है, किससे, पेल्विक कैविटी से, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसके थ्रू ये पेल्विक कैविटी से जुड़ा हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये, और यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर, जिसको अपन क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, लिगामेंट। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दूसरी बात करते हैं इसकी लोकेशन की, कि ये कहाँ प्रेजेंट होगा। तो बॉडी को अगर बॉडी में देखा जाए तो कैविटी प्रेजेंट है जिसके अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट है। बॉडी की कैविटी को अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। अपर पार्ट जिसको थोरैक्स रीजन कहते हैं, थोरैक्स रीजन पढ़ते हैं, थोरैक्स, एब्डोमेन और टेल पार्ट। ठीक है, तो थोरैक्स रीजन को, जो कैविटी है उसको थोरैक्स कैविटी बोलेंगे, थोरेसिक कैविटी बोलेंगे। थोरेसिक कैविटी में क्या प्रेजेंट है, हार्ट होगा, लंग्स होगा, ये सारा पार्ट का है थोरेसिक में। और ये जो डायफ्राम वाला पोर्शन है वो क्या करता है, थोरेसिक कैविटी का एंड पार्ट है, और एब्डोमिनल का स्टार्ट पार्ट है। यानी कि बीच में इस जगह पर कौन प्रेजेंट है, डायफ्राम प्रेजेंट है। यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, ये बात वैसे मैंने आपको बहुत बार बता दी है, ये डायफ्राम है। ठीक है, फिर आएगा एब्डोमिनल। एब्डोमिनल में एब्डोमेन वाला पार्ट आ जाएगा जिसमें स्टमक वगैरह ये सब आ जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा लोअर एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि पेल्विक कैविटी। और पेल्विक कैविटी कह दो या लोअर एब्डोमिनल कह दो, एक ही बात है। इसके अंदर हमारे सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, जिसमें हमारी ओवरी कहाँ प्रेजेंट है, इस जगह पर प्रेजेंट है। ठीक है, पेल्विक कैविटी की वॉल से, ये क्या है, ये पेल्विक कैविटी की वॉल है। ये मैंने क्या बनाया है, वॉल है पेल्विक कैविटी की। ठीक है, पेल्विक कैविटी की वॉल से ये किसके द्वारा जुड़ा होता है, एक लिगामेंट नाम की चीज है जिससे ये जुड़ा होता है। ठीक है, ये एक ब्रॉड लिगामेंट होता है। क्या होता है, ब्रॉड लिगामेंट।
जिसके द्वारा ये इसकी कैविटी में होल्ड रहती है। आई बात समझ? तो लोकेशन की अगर बात करें तो लोकेशन इसकी कहाँ होगी? इन पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन में होगी। और पेल्विक रीजन में जो कैविटी है उसको क्या बोलेंगे? पेल्विक कैविटी, या फिर क्या कह देंगे? लोअर एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल कैविटी। लोकेशन समझ में आई कहाँ प्रेजेंट है? ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आ जाता है सेक्स ऑर्गन। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो हम इसमें ऑर्गन्स पढ़ेंगे, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके सिस्टम बनाते हैं, आपको भी पता है। तो यहाँ पर जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पढ़ा था, सेक्स ऑर्गन की बात की थी, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बात करेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव में जो सेक्स ऑर्गन्स हैं बच्चों, ये सेक्स ऑर्गन दो प्रकार के होंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होगा। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? डेफिनेशन तो नहीं बदल जाएगी ना? अरे मेल पढ़े थे फिर फीमेल पढ़ोगी तो क्या डेफिनेशन बदल जाएगी? नहीं, वही डेफिनेशन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? वह ऑर्गन्स, दोज ऑर्गन्स विच आर फॉर्म्ड गैमेट्स एंड हार्मोन्स, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। वह अंग जो क्या करते हैं? किसका फॉर्मेशन? गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, साथ ही साथ सेक्स हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, वो वाले ऑर्गन्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। आई बात समझ में? व्हाट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? तो लिख लीजिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होंगे? दोस ऑर्गन्स विच आर फॉर्म्ड गैमेट, जो गैमेट को फॉर्म करते हैं, एंड सीक्रेट ए सेक्स हार्मोन। अरे ए सेक्स हार्मोन जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना? अब समझ जाओगे ना? अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ओके, दोज ऑर्गन जो क्या करते हैं? गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं और सेक्स हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, उन ऑर्गन्स को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। वेरी सिंपल। तो कौन से हो जाएंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? इन फीमेल ओवरी हो जाएगी, ओवरी में ओवम बनता है जो कि एक फीमेल गैमेट है, और हार्मोन्स बनते हैं कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अगर मैं ऑर्गन की बात करूं, इसकी बात उधर कर लेते हैं, चलो यहां लिख देती हूं। ओवरी होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिससे क्या बनता है? फीमेल गैमेट बनता है। क्या फॉर्म्ड होता है? फीमेल गैमेट। और ये फीमेल गैमेट कौन है? ओवम है। इससे हार्मोन्स भी सीक्रेट होते हैं, कौन कौन से? एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ओके ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ जाता है क्या? नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होंगे? जो क्या करते हैं? जो गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं करते, जो सेक्स हार्मोन्स का सीक्रेशन भी नहीं करते, तो फिर क्या करते हैं? मिलाने का काम करते हैं। अरे एक दोस्त होता है ना, तीसरे नंबर का दोस्त, जो क्या काम करता है? दो लोगों को मिलाने का काम करता है ना? बेस्ट फ्रेंड इसी के तो काम आता है। तो यहाँ पर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है? बेस्ट फ्रेंड है। तो ये क्या काम कर रहा है? ये मिलाने का काम कर रहा है। मेल और फीमेल गैमेट को मिलाने के लिए क्या करते हैं? रास्ता प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, समझ गए? तो समझ जाओ प्यारे बच्चों, तो सबकी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई होता ही होगा। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम किसकी बात करने वाले हैं? हम लिख सकते हैं दोज ऑर्गन्स विच आर make passage for union of gametes। ये बोल सकते हैं, गैमेट्स के यूनियन के लिए जो रास्ता बना दे वही क्या होगा? अरे बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा, क्या होगा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होगा। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आ जाते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आप किस किस की बात करेंगे? बच्चों, मैं एक खाली स्लाइड ले लेती हूँ और इस पे अपन बात कर लेते हैं।
इस पे बात कर लेते हैं बच्चों, इस पे बात कर लेते हैं। चलो देखो, हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में एक तो हम पढ़ेंगे, जैसे मेल्स में हमने पढ़ी थी एसेसरी डक्ट्स, पढ़ी थी कि नहीं बताओ? पढ़ी थी एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट में क्या क्या आ जाता है? एसेसरी डक्ट में कौन कौन आ जाएगा? एक तो फैलोपियन ट्यूब आ जाएगी, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसी को अपन क्या कहते हैं? ओविडक्ट कहते हैं क्या? ओविडक्ट, ठीक है। और क्या आ जाएगा इसी में? यूट्रस आ जाएगा। एसेसरी डक्ट में ही यूट्रस आ जाएगा, और एसेसरी डक्ट में ही थर्ड ऑर्गन कौन आ जाएगा? वेजाइना, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। इसी में हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट? एसेसरी ग्लैंड्स। स्टूडेंट्स, एसेसरी ग्लैंड्स में कौन आ जाएगा? एक ग्लैंड है जिसका नाम क्या है? बार्थोलिन्स ग्लैंड, इसकी बात करेंगे, बार्थोलिन्स ग्लैंड की बात करेंगे। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा? एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसका नाम क्या होता है? वल्वा, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? यहीं पे हम फोर्थ पे पॉइंट पे बात करने वाले हैं, किसकी? मेमरी ग्लैंड्स की। प्यारे बच्चों, ये सारी बातें किस में आएगी? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आएगी। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को कंप्लीट करने से पहले अपन को क्या पढ़ना है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ना है। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में सबसे पहले आ जाता है ओवरी, एक ही होता है, ओवरी पढ़ेंगे। अब ओवरी में क्या काम हो रहा है? ओवम बन रहा है, फीमेल गैमेट बन रहा है। तो पहले हम oogenesis पढ़ेंगे, ओवरी पढ़ेंगे, कैसी होती है, कैसी दिखाई देती है, क्या क्या काम करती है। फिर आप बोलोगे गैमेट बनाती है, तो चलो गैमेट बनाओ, ठीक है। तो अपन गैमेट बनाएंगे, ओवम फॉर्मेशन करेंगे, oogenesis करेंगे, तब अपना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी कंप्लीट होगा। और उसके बाद में हम क्या करेंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की स्टडी करेंगे, ठीक है। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आज की जो क्लास है ना, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पर ही होने वाली है। इसमें हम oogenesis भी पढ़ लेंगे और इसमें हम ओवरी भी पढ़ लेंगे। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, अब आ जाते हैं पॉइंट पर। नेक्स्ट अपना पॉइंट है ओवरी। स्टूडेंट्स, किसकी बात कर रहे हैं अपन? ओवरी की बात कर रहे हैं। कैसी होती है? अगर मैं इसके शेप की बात करूं तो बताओ कैसी होती है? कच्चा बादाम खाया है? कच्चा बादाम भूल गए? आलमंड शेप होती है, ठीक है। कैसी होगी? आलमंड शेप। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसकी लेंथ की, तो लेंथ बताओ कितनी होती है? बच्चों, इसकी लेंथ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूं, विड्थ की, तो विड्थ जो है ये 1.5 to 2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, ठीक है। अगर नेक्स्ट अपन बात करें तो आइए बात करते हैं, आइए अपन ओवरी की बात करते हैं। अब मुझे बताइए ये कहाँ प्रेजेंट होती है? राइट, कहाँ? पेल्विक कैविटी में, पेल्विक रीजन में। तो आप लिखोगे लोकेटेड इन पेल्विक कैविटी। किस में प्रेजेंट होगी? पेल्विक कैविटी में। किसके द्वारा जुड़ी रहती है पेल्विक कैविटी में? किसके द्वारा अटैच रहती है पेल्विक कैविटी की वॉल से? लिगामेंट के द्वारा। और लिगामेंट एक ब्रॉड लिगामेंट होता है जिसे क्या कहते हैं? मीजोवेरियम कहते हैं। तो ये आप देखोगे यूट्रस की साइड में वॉल्स पर प्रेजेंट है और पेल्विक जो कैविटी है उसकी वॉल पर प्रेजेंट है, ठीक है। किसके द्वारा? लिगामेंट्स के द्वारा। तो आइए लिखते हैं कहाँ प्रेजेंट है, लिखिए। वी कैन से कि इट इज होल्ड बाय ligaments on pelvic wall and uterus wall। पेल्विक वॉल और यूट्रस की वॉल पर लिगामेंट्स के द्वारा क्या रहती है? बताओ क्या रहती है? होल्ड रहती है या अटैच रहती है? आ गई इतनी बात समझ?
एक ही बात है, होल्ड रहना, अटैच रहना, ठीक है। यहाँ पे आप अटैच भी लिख सकते हो, इट इज अटैच्ड बाय, है ना। अब कुछ बच्चों को यूं लगेगा मैम ये नहीं लिखा, चलो ये लिख देते हैं अब, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखो, इस लिगामेंट का नाम क्या है? मीजोवेरियम इस लिगामेंट का नाम है, वेरी गुड, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे दिस लिगामेंट इज नॉन एज, क्या कहेंगे इसको? मीजोवेरियम। इसमें कोई दिक्कत है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको? बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो समाधान भी है, लेकिन अगर इसके आगे प्रॉब्लम है तो कोई समाधान नहीं है, ऐसा ना। लिगामेंट्स ऑन पेल्विक एंड यूट्रस वॉल, इधर से मैंने रब कर दिया है, मैंने जगह खाली कर ली है, ठीक है ना। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, अरे जगह तो खाली कर ही सकती हूँ भाई। ओ भाई, अभी देखो मैं एक डायग्राम बना देती हूँ आपके लिए सुंदर सा। शेप, लेंथ, विड्थ, लोकेशन कहाँ पर है, कैसे लटकी हुई है, किस तरीके से प्रेजेंट है, ये सब आप समझ गए हैं, ठीक है। तो आ जाइए अब ये देखते हैं बच्चों, ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसी। सबसे पहले तो मैं बनाने जा रही हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद ही मैं ये आपको बताती हूँ नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, और यहां देखिए यहां क्या प्रेजेंट होगा, थोड़ा सा स्पेस कम है, ठीक है ना, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये यहाँ पर ऐसे ओवरी प्रेजेंट होगी, ठीक है, इस तरीके से। चलो नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। इस पार्ट को कहते हैं क्या? वेजाइना। और ये जो बीच में कैनाल दिख रही है इसको क्या बोलेंगे? शाबाश, वेजाइनल कैनाल, ठीक है, वेजाइनल कैनाल इसका नाम है। ओके, आगे देखो बच्चों, ये पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं क्या? सर्विक्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स के आगे जो ये वाला पार्ट है, कौन सा? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं बच्चों, बॉडी, ठीक है। और इसके ऊपर ये वाला पार्ट, इसको क्या कहते हैं? फंडस, फंडस कहते हैं, जो कि डोम शेप दिख रहा है, गुंबद जैसा दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं फंडस, ठीक है। ये फंडस, सर्विक्स और बॉडी तीनों ही किसके पार्ट है? यूट्रस के पार्ट है। तीनों ही किसके पार्ट है? यूट्रस के पार्ट है, ठीक है। यहां पर ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है फैलोपियन ट्यूब कह दो या फिर इसको ओविडक्ट कह दो, एक ही बात है, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन, इसको क्या कहते हैं बताओ? इसका नाम क्या है? ये आपकी सबकी फेवरेट ओवरीज है, ये ओवरी है बच्चों, आपकी फेवरेट ओवरी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, ये वाला पार्ट सर्विक्स का है, ये वाला पार्ट सर्विक्स, ठीक है। और ये पार्ट किसको शो कर रहा है? आइला, आइला। ये लो बच्चों, चलो इसको सही कर लेते हैं, ये लो, अरे बहुत आसान है, ये देखो, जरा इरेजर देना तो, ठीक है। अभी देखना, अब देखना, अब आएगा ना मजा। कौन सा कलर था वो? यही था ना वो, ये लो, ये बॉडी वाला पार्ट हुआ, और बच्चों ये पार्ट आपका कौन सा हुआ? फंडस वाला पार्ट, और फंडस के साथ साथ आपकी ये ओवरी वाला पार्ट हुआ, ठीक है।
ओके। अब जो ये पोर्शन आप देख रहे हो ना, कौन सा वाला, ये वाला पोर्शन जिसको मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है, ये वाला पोर्शन, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यूटेराइन कैविटी, है ना। यूट्रस, ये पूरा यूट्रस का पार्ट है, कौन कौन सा, सर्विक्स, बॉडी और फंडस यूट्रस का पार्ट है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, यूटेराइन कैविटी, जिसको मैंने डॉट डॉट से शो किया है, यूटेराइन कैविटी, ठीक है। और ये बेटा क्या है, ये आपकी सबकी फेवरेट ओवरी है, जिसके बारे में अपन को पढ़ना है। तो फिर ये क्या है, ये भी ओवरी है ना, दोनों तरफ वन पेयर होगी ना, वन पेयर होगी। अरे एक इंफॉर्मेशन और लिख लो, वन पेयर ओवरी प्रेजेंट। ओवरी कितनी होगी, वन पेयर होगी। इतनी बात समझ में आ गई। इसे सर्वाइकल कैनाल कहेंगे, जो सर्विक्स के बीच में जो कैनाल है इसे क्या कहेंगे, सर्वाइकल कैनाल, जबकि उसको क्या बोले थे, यूटेराइन कैविटी, ठीक है। ये क्या है, सर्वाइकल कैनाल, जबकि ये क्या था, वेजाइनल कैनाल, ठीक है। ये वेजाइनल कैनाल और ये वेजाइना, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, और किस जगह पर आपको दिखाई दे रही है, ओवरी, समझ में आया। ये यूट्रस की वॉल पर अटैच है, यूट्रस की वॉल पर जुड़ी हुई है, और दोनों तरफ ऐसे निकली हुई है, किसकी हेल्प से जुड़ी हुई है, ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये लिगामेंट है। ये क्या है, लिगामेंट, जिस लिगामेंट के द्वारा ये इससे जुड़ी रहती है, ये एक ब्रॉड लिगामेंट होता है, और इस ब्रॉड लिगामेंट को मीजोवेरियम कहा जाता है। क्या इतनी बातें क्लियर है, ओके, इतनी बातें क्लियर है, ओके। आगे चलते हैं। अब मैं ओवरी का स्ट्रक्चर बनाने जा रही हूं कि ओवरी बेसिकली कैसी है। तो देखो, आप ओवरी का डायग्राम देखो, थोड़ा ऐसा बनाना है, कैसा, बादाम जैसा, ठीक है, थोड़ा ऐसा बनाना है। ये लो, बस बन गया, ये लो, ठीक है। इसके ऊपर, सबसे ऊपर एक लेयर होती है, सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट होगी, एक लेयर प्रेजेंट होगी, कब, तब ज्यादा अच्छा बना था, बहुत अच्छा बना था, आंखें चौड़ियां हुई थी हमारी देख के। सीरियसली, आज कैसे बता रहे हो इतने दिनों बाद, पहले बताना चाहिए था। उस दिन तो बताते तो मैं खुश हो लेती थोड़ा, और तो क्या ही होता, ठीक है, ओके। जो ये लेयर है इसको बोलते हैं क्या, जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं इसको, जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। ऊपर जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं, विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। यहां पर ट्यूनिका एल्बुजिनिया भी पाई जाती है। कहां होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, लोकेशन क्या है ट्यूनिका एल्बुजिनिया की, यानी कि अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो यहां पर ये जो पिंक कलर की लेयर दिखाई दे रही है आपको, ये वाली लेयर बच्चों, ये वाली लेयर, ठीक है ना, ये वाली लेयर, ये किसकी लेयर है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है, ओके। अब बच्चों देखो, ये जो पोर्शन है जो निकला हुआ है, इस पोर्शन को अपन क्या कहते हैं, शायद यहीं पे वो लिगामेंट होगा जिसके द्वारा ये किससे अटैच होता है, किससे, यूट्रस की वॉल से और पेल्विक वॉल से, यहीं पर वो लिगामेंट होगा। बच्चों ये एक पोर के द्वारा खुल भी तो रहा है अंदर, तो इस पोर को अपन ने क्या नाम दिया है, इस पोर को अपन क्या कहते हैं बताओ, इसको हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलम। ये तो आपको पता है, हाइलम अपन ने पहले भी पढ़ा था SRFP में, फीमेल रिप्रोडक्टिव वहां पे पढ़ा था, तब वहां पे देखा था ओव्यूल और हाइलम प्रेजेंट था। यहाँ पर भी हाइलम प्रेजेंट है, ध्यान रखना। ये हाइलम क्या है, ये तो लिगामेंट से जुड़ जाएगा, और ये जो एक ओपन पार्ट है जिसके अंदर से, इसके अंदर से क्या होगा, इसके अंदर से ब्लड वेसल्स एंटर करेगी, इसके अंदर से क्या होगा, ब्लड वेसल्स एंटर करेगी,
इसके अंदर से नर्व सेंटर करेगी, ब्लड वेसल सेंटर करेगी, ठीक है, ये वो पार्ट है जहां पे ब्लड सप्लाई होगी। इतनी बात समझ आई? ओके बच्चों, अगर इसके इनर साइड की बात करें, किसकी बात करें, अगर इसके इनर साइड की बात करें तो इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है। क्या भरा होता है? कनेक्टिव टिश्यू, जिसको अपन क्या कहते हैं? स्ट्रोमल टिश्यू या स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। इट इज फील्ड बाय ए, इस तरीके से इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ये देखो डॉट 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 डॉट। बहुत ज्यादा मैं नहीं बना पाऊंगी लेकिन आप समझ जाओ। इट इज फिल्ड विद कनेक्टिव टिश्यू, इट इज फिल्ड विद कनेक्टिव टिश्यू। ये मैंने क्या बनाया है यहाँ पे डॉट डॉट करके, कनेक्टिव टिश्यू बनाया है, ठीक है। ओके ओके प्यारे बच्चों, तो हम क्या लिख सकते हैं? इट इज फिल्ड विद कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसको अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रोमल टिश्यू या स्ट्रोमा भी कहते हैं, स्ट्रोमल टिश्यू या स्ट्रोमा भी कहते हैं। इसी का नाम स्ट्रोमल टिश्यू या स्ट्रोमा भी होता है। इट इज कॉल्ड स्ट्रोमल टिश्यू या स्ट्रोमा, इसको अपन स्ट्रोमा भी बोल सकते हैं। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? ओके आगे देखो, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है स्ट्रोमा कुछ इस प्रकार से अरेंज रहता है कि यह जो आपकी ओवरी है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये कुछ इस प्रकार से अरेंज रहता है कि ओवरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। कहीं पर ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ज़्यादा डेंस होता है, और कहीं पर ये लूजली अरेंज्ड होता है। जहाँ पर लूजली अरेंज्ड होता है वो होता है मिड वाला पार्ट जिसको मेड्यूला कहते हैं। जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डेंस होता है, हाईली कॉम्पैक्ट होता है, वो होता है साइड पेरिफ्री वाला पार्ट जिसको क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रीजन बन जाते हैं, यहाँ पर 2 रीजन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बताओ? 2 रीजन बन जाते हैं, इस तरीके से 2 रीजन बन जाते हैं। ये वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट, ये बेटा मेड्यूला है, मेड्यूला, ठीक है। और ये पार्ट जो बाहर मैंने बनाया है ये क्या है? ये कॉर्टेक्स है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात आई? ये वाला पार्ट क्या है? वाह आइला बच्चों, ये कैसे हुआ पता है आपको? ये कैसे हुआ पता है? मैनू पता है बच्चों। इसमें बड़ी दिक्कत आती है ना, मेरी सारी आर्ट फेल हो जाती है। अभी ठीक है? ओके समझ गए? ये वाला जो पार्ट होगा ये क्या होगा? मेड्यूला वाला पार्ट होगा, और ये जो पेरिफ्री वाला पार्ट होगा ये क्या होगा? कॉर्टेक्स वाला पार्ट होगा। बच्चों अगर कॉर्टेक्स पार्ट की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं? कॉर्टेक्स पार्ट की, तो ये कैसा होता है? ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से भरा होता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू कैसा होता है बताओ? डेंस कनेक्टिव टिश्यू से भरा होता है। कैसा होगा? डेंस कनेक्टिव टिश्यू होगा। अगर मेड्यूला की बात करें तो ये कैसा होता है? मेड्यूला कैसा होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। कैसा होता है बताओ? कैसा होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। इतनी बात समझ में आ गई? ओके ठीक है। जो ओवरी है, एक बार वापस सुनो, जो ओवरी है वो कनेक्टिव टिश्यू से भरी होती है। कनेक्टिव टिश्यू कुछ इस प्रकार से पाया जाता है कि कहीं पर तो ये क्या होता है? कहीं पर तो ये डेंस होता है और कहीं पर ये लूजली
पाया जाता है। जहां पर ये डेंस होता है वो भाग होता है परिधीय भाग, पेरिफेरल पार्ट। पेरिफेरल पार्ट पर यह डेंस रूप में पाया जाता है, यानी कि इसकी सेल्स पास पास पाई जाती है। डेंस मतलब समझ गए ना, सघन, एक दूसरे के एकदम पास पास, बहुत ज्यादा, कॉम्पैक्टली अरेंज। तो एक एरिया तो वो बन गया जहां कॉम्पैक्टली अरेंज है, और वो एरिया कौन सा है, पेरिफेरल पार्ट है। पेरिफेरल पार्ट है ये वाला, कॉर्टेक्स वाला। ये आगे जाके क्या बना लेता है, कॉर्टेक्स। इस पार्ट को अपन क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। और एक पार्ट ऐसा होता है जहां पर कनेक्टिव टिश्यू, स्ट्रोमल टिश्यू पाया तो जाता है, बट लूजली अरेंज होता है। लूजली अरेंज, इसका मतलब क्या है कि एक अलग ही रीजन दिखाई देगा। अगर आप इसको सिंपल माइक्रोस्कोप से देखते हो तो आपको दिखाई देगा कि कॉर्नर पे जो परिधि है, जो पेरिफेरल पार्ट है, वहां पे बहुत सारी सेल्स भरी हुई दिखाई देगी, बीच वाला पार्ट खाली सा दिखाई देगा। तो वहां पे लूजली कनेक्टिव टिश्यू पाया जा रहा है, लूजली अरेंज्ड पाया जा रहा है, जिस पार्ट को अपन क्या कह देते हैं, मेडुला। अपन को इजीली दो पार्ट्स में ये डिफरेंशिएट दिखाई देती है। तो बाहरी वाले को जो डेंस है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर जो लूज है उसे क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। ये बात है, ठीक है, आई समझ में। इसके अलावा जर्मिनल एपिथेलियम पाई जाती है, इसके अलावा इसके ऊपर पेरिटोनियम का आवरण पाया जाता है, और इसके अलावा इसमें ट्यूनिका एल्बुजिनिया भी पाई जाती है। और देखें तो यहाँ पर लिगामेंट होता है जिसके द्वारा ये पेल्विक कैविटी या यूट्रस की वॉल पर चिपका रहता है, और साथ ही साथ एक पोर के द्वारा ये अंदर खुलता है जिसे हाइलम कहते हैं। इस हाइलम के द्वारा ब्लड सप्लाई की जाती है, इसमें नर्व्स आती है, वेसल्स आती है और ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब बात करेंगे क्या कि इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, ओवरी के अंदर क्या होता है। स्ट्रोमल है, सेल्स है, स्ट्रोमल सेल्स यहाँ पे भरी हुई है। ये स्ट्रोमल सेल्स क्या करती है, यहाँ पर भरी हुई रहती है, ठीक है। इधर डेंस है, इधर लूज है, इधर डेंस है, तो जितनी अपनी फॉलिकल्स बनती है वो इन्हीं सेल्स से बनती है। जो स्ट्रोमल सेल है इन्हीं से बनती है। ये स्ट्रोमल सेल क्या है, स्ट्रोमल टिश्यू बनाती है जो कि कनेक्टिव टिश्यू है। ये कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स की तरह भी काम करती है, और फाइब्रोब्लास्ट की तरह भी काम करती है। यानी कि जो स्ट्रोमल सेल्स है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्ट्रोमल सेल्स प्रेजेंट है। ये स्ट्रोमल सेल दो काम करती है। एक तो ये एपिथेलियल सेल्स का वर्क करती है, और एक ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स का वर्क करती है, यानी कि फॉलिकल सेल्स बनाती है, दोनों काम करती है। यानी कि इनकी ड्यूअल प्रॉपर्टीज होती हैं। इन सेल्स की क्या है, ड्यूअल प्रॉपर्टीज है, ड्यूअल प्रॉपर्टीज, दो तरीके के काम करती है। क्या क्या काम करती है, एक तो एपिथेलियल सेल्स बनाती है और एक फाइब्रोब्लास्ट सेल्स की तरह काम करती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये अपन ने क्या बनाया है, ये अपन ने यहाँ पर एक ओवरी का पूरा व्यू लिया है। एक एक चीज आपको समझ में आ गई है। हाइलम क्या है, हाइलम क्या करता है, ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स एंटर्स, यहां से नर्व्स और ब्लड वेसल्स एंटर करती है। फील्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। स्ट्रोमल सेल्स की डबल प्रॉपर्टी होती है, एपिथेलियल और फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। डेंस जो टिश्यू होता है, जहाँ पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। जहाँ लूज कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ये लिगामेंट है, इसके ऊपर जर्मिनल एपिथेलियम होती है, विसरल पेरिटोनियम पाई जाती है, और अंदर ही अंदर ट्यूनिका एल्बुजिनिया की लेयर भी देखने को मिलती है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, ओके। तो अब जो है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पर कॉर्टेक्स वाले रीजन में क्या चल रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस चल रहा है, यानी कि फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अपन यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, oogenesis पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पर जो भी फॉलिकल्स बन रही है उससे पहले अपन oogenesis पढ़ लेते, ताकि आपको आगे की प्रोसेस समझने में ईजी रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे oogenesis पढ़ने वाले हैं। oogenesis क्या होता है, oogenesis क्या होता है बताओ, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट बोल सकते हैं। और फीमेल गैमेट कौन है, ओवम है, ओके। ये प्रोसेस कब स्टार्ट हो जाती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही oogenesis स्टार्ट हो जाता है।
आपने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस कब होता है, जब एक बेबी बॉय हुआ और फिर उस एम्ब्रियो जो बॉय बना, जो बेबी बॉय है, वो जब बड़ा होगा, प्यूबर्टी आएगी, तब जाकर के वो जब क्या करेगा, मैच्योरिटी को गेन करेगा, जब एज गेन करेगा और जब प्यूबर्टी आएगी तब वो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट करेगा। जबकि फीमेल में क्या होता है, oogenesis, जब एक फीमेल एम्ब्रियो किसी माँ के गर्भ में, उसकी मदर के वुम्ब में डेवलप हो रहा होता है, उसी दौरान उस फीमेल में, उस एम्ब्रियो में, उस फीमेल एम्ब्रियो में क्या हो जाता है, oogenesis स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कब स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स वी कैन से स्टार्ट्स बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो गया, स्टार्ट्स बिफोर बर्थ, एंड क्या कह सकते हैं, इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन, बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। और कहाँ स्टार्ट होगा, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही oogenesis स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर oogenesis के बारे में बात करें तो oogenesis क्या काम करता है, ओवम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अगर बात करें कि फीमेल के, किसी फीमेल के यूट्रस में कोई एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है और वो एम्ब्रियो फीमेल है, तो उस एम्ब्रियो में क्या होगा, oogenesis शुरू हो जाता है। ठीक है, ओवरी बनी होगी, ठीक है, ओवरी बनी होगी, फिर ओवरी में याद करो योग सेक से पीजीसी सेल्स मैंने आपको बताई थी, प्राइमोडियल जर्म सेल, ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स कहाँ पहुंच जाती है, डेवलपिंग गोनाड में। डेवलपिंग गोनाड कौन है, ओवरी है, ओवरी में चली जाती है। ये पीजीसीज ही आगे जाके ऊगोनिया में कन्वर्ट होती है, ऊगोनिया प्राइमरी ऊगोनियम, सेकेंडरी ऊगोनियम। ठीक है, इस तरह प्राइमरी ऊसाइट, फिर सेकेंडरी ऊसाइट, ये सब इनका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो यही हुआ, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही ये डेवलपमेंट शुरू हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं एम्ब्रियोनिक कंडीशन की, तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में एक एम्ब्रियो जो मदर के वुम्ब में है, उस फीमेल एम्ब्रियो में अगर उसकी ओवरी की बात करें तो उसकी ओवरी में, प्रत्येक ओवरी में 2 मिलियन ऊगोनिया पाई जाती है। कितनी, 2 मिलियन ऊगोनिया पाई जाती है एक ओवरी में, तो दोनों में 4 मिलियन, 2 इन ईच। ठीक है, तो आप लिखिए नेक्स्ट, इन embryonic condition, in embryonic condition 2 million oogonia are present in each ovary। प्रत्येक ओवरी में क्या होता है, 2 मिलियन ऊगोनिया पाई जाती है। ठीक है, तो टोटल कितनी होगी, 4 मिलियन। आगे लिख लेना, टोटल 4 मिलियन। ओके ओके, तो जितनी ऊगोनिया बननी होती है ना, वो यहीं पे बन चुकी होती है। बर्थ के बाद में कोई ऊगोनिया नहीं बनेगी, बल्कि ये जो है ये भी फॉलिकुलर अट्रेसिया में चली जाती है। ठीक है ना, यही कारण है कि बाद में फॉलिकल से सारी खत्म हो जाती है और फिर मीनोपोज वाली कंडीशन आ जाती है। ठीक है, जबकि मेल्स में क्या होगा, प्यूबर्टी आने पर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा और कंटिन्यू स्पर्म का फॉर्मेशन होता ही जाएगा। ठीक है, तो वो बाद में बन रहे हैं, जबकि इसमें जितनी ऊगोनिया बननी है पहले बन चुकी है, पहले बन चुकी है। तो आइए स्टूडेंट्स अपन स्टेप्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, चलो स्टेप्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सबसे पहली स्टेज में देखो योक सेक से प्राइमोडियल जर्म सेल्स आएंगी और ओवरी में चली जाएंगी। ठीक है, योक सेक से निकलेंगी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में और किस में चली जाएगी, शाबाश, इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन, एम्ब्रियोनिक कंडीशन पीजीसीज, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्राइमोडियल जर्म सेल्स, पीजीसीज, फ्रॉम योक सेक, फ्रॉम योक सेक एंटर इनटू दी ओवरी, ओवरी में चली गई। ओके,
अब क्या होगा, यही पीजीसीज प्राइमोडियल जर्म सेल, प्राइमोडियल जर्म सेल मतलब जर्म सेल की पूर्ववर्ती, यानी कि ये एंसेस्टर है, इसी से आगे जाके वो बनेगी। वहां पर भी क्या था, योग सेक में पीजीसीज थी, वहीं पीजीसीज थी। अगर मेल डेवलप होगा तो टेस्टिस में जाएगी, फीमेल डेवलप होगा तो ओवरी में जाएगी, ये वहीं पीजीसीज है जो उसमें थी, मेल एम्ब्रियो में थी। ठीक है, प्राइमोडियल जर्म सेल का अर्थ ही क्या है, पूर्ववर्ती है। जर्म सेल क्या होती है, जर्म सेल, स्पर्म और ओवम ही तो जर्म सेल है, बाकी तो सब सोमेटिक सेल्स है, डिवाइड कर सकते हैं ना। तो जर्म सेल किससे बनी है, प्राइमोडियल जर्म सेल से बनी है। ये पूर्ववर्ती कोशिकाएं हैं जो आगे जाकर के जर्म सेल बनाती हैं। तो पहली स्टेप तो यही होगी, और स्पर्मेटोजेनेसिस अपन ने पढ़ा था, वहां भी हमने पहली स्टेप यही पढ़ी थी। अब ये पीजीसीज जो है बेटा, ये ऊगोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, ऊगोनिया में। तो सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, पीजीसीज converted into ऊगोनिया, राइट। ऊगोनिया में कन्वर्ट हुआ। नेक्स्ट आ जाती है थर्ड स्टेप, नेक्स्ट आ जाती है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेज को हम कहते हैं स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन। क्या कहते हैं बताओ, स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन। अब क्या होगा, प्रोलिफरेशन से मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रोलिफरेशन मतलब प्रोलिफरेट करना, अपनी संख्या को बढ़ा देना, नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज कर देना, उसी को प्रोलिफरेशन कहते हैं। तो क्या होगा, यह ऊगोनिया मेनी टाइम्स डिवाइड होती है, जितना इसका माइटोसिस होना है उतना इसका माइटोसिस होता है, और ये बहुत सारी सेल्स बना लेती है, बहुत सारी ऊगोनिया बना लेती है, और इन्हीं में से कोई एक प्राइमरी ऊगोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी ऊसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई। ऊगोनिया सेल कैसी है, एन है कि 2n है, बताओ 2n है, ओके। तो अब देखो स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन में क्या होगा, ऊगोनिया डिवाइड्स माइटोटिकली मैनी टाइम्स। बहुत बार ये ऊगोनिया क्या करती है, माइटोटिकली डिवाइड करती है और अपनी संख्या को बढ़ा लेती है, एंड इंक्रीज इन देयर नंबर। अपनी संख्या को क्या करती है, बढ़ा लेती है, इंक्रीज इन देयर नंबर। इतनी बात समझ में आई, जिसको बोलते हैं स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन। ठीक है, कितनी बार डिवाइड करेगी, वहां पर याद करो स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन में स्पर्मेटोगोनिया 7 बार, 7th जनरेशन की जो स्पर्मेटोसाइट थी उन्हें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोला गया था। यहाँ पे कितने डिवाइड करेगी, कितने भी डिवाइड करेगी, मेनी टाइम्स ये डिवाइड करती है, और डिवाइड करके क्या बना लेती है, माइटोसिस करेगी, और माइटोसिस करके क्या करती है, 2 सेल बना लेगी। ये क्या है, ऊगोनियम सेल है। ये क्या करेगी, माइटोसिस करके 2 सेल बना लेगी। इन दोनों सेल्स में अगेन माइटोसिस होगा, और क्या होगा, अगेन माइटोसिस होगा, और 2 से 4 सेल बन जाएंगी, फिर माइटोसिस होगा, 4 से 8 सेल बन जाएंगी। इस तरीके से यहाँ पर क्या होता रहेगा, प्रोलिफरेशन होता रहेगा। क्या होता रहेगा, प्रोलिफरेशन होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस डायग्राम की बात बाद में करेंगे। फोर्थ स्टेज आ जाती है, स्टेज ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ में क्या होगा, अब इतने बार डिवीजन करने के बाद में ये ऊगोनिया क्या करती है, प्राइमरी ऊसाइट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि माइटोसिस से बनी है तो सारी 2n ही है, ऊगोनिया भी 2n है, और प्राइमरी ऊसाइट भी क्या होगी, 2n होगी। तो आप नेक्स्ट क्या देखेंगे, आफ्टर माइटोसिस oogonia starts to convert in ये बन गई आपकी फेवरेट प्राइमरी oocyte, और ये कैसी होती है, 2n होती है। ठीक है, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हुई, और ये है प्राइमरी oocyte। क्या काम करती है, ये प्राइमरी oocyte अब क्या करती है, नरिशमेंट को एब्जॉर्ब करती है और अपनी साइज को इंक्रीज कर लेती है। ठीक है, दीज प्राइमरी oocyte
डी इज प्राइमरी oocyte, absorb nourishment, absorbs nourishment and increase in their size, increase in their size, और अपनी साइज को क्या कर लेती है, इंक्रीज कर लेती है। ओके, इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट देखो, जैसे अगर ये मान लीजिए उगोनिया सेल है, तो ये बहुत सारे डिवीजन करती है, बहुत सारे डिवीजन करके क्या कर लेती है, प्राइमरी oocyte बना लेती है, और प्राइमरी oocyte क्या करता है, अपनी साइज को इंक्रीज कर लेता है। तो ये क्या बन गया, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte ने क्या किया, अपनी साइज को इंक्रीज कर लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, ग्रोथ हुई है, ग्रोथ। तो इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ ग्रोथ। इसने नरिशमेंट को एब्जॉर्ब किया और अपनी साइज को बढ़ा लिया। ये तैयारियां कर रहा है किसके लिए, मियोसिस के लिए। वहां पर भी स्पर्मेटोजेनेसिस में भी अपन ने देखा था, प्रोलिफरेशन हुआ, ग्रोथ हुई, फिर क्या हुआ, मैचुरेशन, जिसमें मियोसिस होता है। यहाँ भी स्टेज ऑफ मैचुरेशन आती है, जिसमें क्या होगा, मियोसिस स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट स्टेज आ जाती है क्या, स्टेज ऑफ मैचुरेशन। मैचुरेशन में क्या होगा, यह प्राइमरी oocyte जो साइज में बढ़ गई है, अब ये क्या करती है, अपनी सेल्स को क्या करती है, इस सेल में क्या होता है, मियोसिस स्टार्ट होगा। ठीक है, जब इस सेल में मियोसिस होता है, अभी ये सब अपन कहां पढ़ रहे हैं, एम्ब्रियो में ही पढ़ रहे हैं, मियोसिस होगा, लेकिन मियोसिस कंप्लीट नहीं कर पाती है, ये सारा काम एम्ब्रियो के अंदर हो रहा है। सब देखते हैं, वाह एम्ब्रियो में इतना काम कर दिया, एम्ब्रियो में oogenesis भी कर दिया, वाह यार फीमेल्स आर वेरी एडवांस, है ना, ऐसे ही सोचेंगे ना सब। लेकिन फिर इसको नजर लग जाती है, नजर जो तेरी लागी मैं अरेस्ट हो गई। ठीक है, ये यहाँ पे अरेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यह मियोसिस स्टार्ट तो करती है, ये प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte जो कि 2n है, ये डिवीजन स्टार्ट तो करती है। कौन सा डिवीजन स्टार्ट करती है, मियोसिस स्टार्ट करती है। मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज 1 की, आगे लिख देती हूं, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज 1 की डिप्लोटिन फेज में ये अरेस्ट हो जाती है। यू आर अंडर अरेस्ट, नाउ यू आर अंडर अरेस्ट। ठीक है, समझ गए, तो ये यहाँ पे अंडर अरेस्ट हो गई है। अब क्या होगी, प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन फेज में, मियोसिस 1 के इस फेज में ये क्या हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है, अरेस्ट। बचाओ मुझे, मियोसिस कंप्लीट कराओ मेरा। तो अब क्या होगा, इतना इवेंट अभी तक अपन ने जितना इवेंट पढ़ा, ये सारा का सारा कहाँ हुआ, एम्ब्रियो में हुआ। और एम्ब्रियो में इतना जल्दी इवेंट हो रहा था, तो क्या हुआ, नजर लग गई बेटा। ये सब अपन ने पढ़ा। पीजीसीज आती है, पीजीसीज उगोनिया बनाती है, उगोनिया डिवाइड करती है, प्रोलिफरेट करती है और प्राइमरी oocyte बना लेती है। प्राइमरी oocyte भी मियोसिस करना स्टार्ट कर देती है, मियोसिस फर्स्ट करती भी है बेचारी, प्रोफेज फर्स्ट में ही आइला ये क्या हुआ, अटक गई। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाती है, अटक जाती है, अरेस्ट हो जाती है। अब जो आगे का डेवलपमेंट होगा, ये जो बच्ची थी, ये बच्ची कहाँ थी, ये फीमेल एम्ब्रियो तो पढ़ रहे थे अपन, फीमेल एम्ब्रियो पढ़ रहे थे जो एक फीमेल के वूम्ब में ग्रो कर रहा है। तो अब क्या होगा, यह एम्ब्रियो आगे क्या करेगा, अगेन यह एम्ब्रियो जब बड़ा होगा, बेबी बर्थ होगा। ठीक है, बेबी बर्थ होने के बाद में ये वो जो फीमेल है जिसका बर्थ हुआ है, वो क्या करेगी, एज गेन करेगी, बड़ी होती जाएगी। फिर बड़ी होने के बाद में जब वो प्यूबर्टी पर आती है, जब वो एक एज को गेन करती है, तब वहां जब ये प्यूबर्टी पर पहुंचती है तो क्या होगा, FSH और LH सीक्रेट होगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस से GnRH सीक्रेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे वर्क करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH LH सीक्रेट होगा। और उनकी प्रेजेंस में, FSH और LH की प्रेजेंस में क्या होगा, यह अरेस्ट ओपन होगा। इसकी जमानत कौन करवाएगा, FSH और LH करवाएंगे।
आई बात समझ में? तब ये आगे का डिवीजन स्टार्ट करेगा, यानी कि जो बेबी ने बर्थ लिया है उसकी उगोनिया यहाँ पर अरेस्टेड है। इतनी बात समझ गए? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, these all events occurs in female womb, बोले तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन। ये सारे के सारे काम एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होते हैं। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? अरेस्ट हो गया। अरेस्ट होने के बाद क्या होता है? फीमेल बर्थ। बच्चे का बर्थ होगा कि नहीं होगा बताओ? बर्थ होगा। बर्थ होने के बाद में क्या होगा? बर्थ हुआ है लेकिन ये वहीं पे अरेस्ट है। कहाँ? प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte 2n फेज में है, 2n होती है। कहाँ पर अरेस्ट है? ये अरेस्ट होती है कहाँ पर? प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन फेज में, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन। ठीक है, मियोसिस 1 हुआ है, अभी हुआ नहीं है, अरेस्टेड है। ठीक है, तो यहां पर बर्थ होगा। अब ये फीमेल क्या करेगी? एज गेन करेगी। फीमेल गेन एज गेन करती है। एज गेन करके कहां पहुंचती है? प्यूबर्टी पे पहुंचती है। ठीक है, एंड रिच ऑन प्यूबर्टी। अरे बच्ची बड़ी होगी, फिर बच्ची स्कूल जाने लगेगी, फिर धीरे धीरे वो बच्ची क्या करेगी? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, 9th 10th में पहुंचेगी। जब तक वो क्या होगी? 10-11 साल की हो जाएगी। क्या पहले ही हो जाएगी, है ना? ऐसे मान लो कि 6th 7th क्लास में, 8th क्लास तक। ठीक है, तो लगभग 10 to 12 ईयर की जो बच्ची है, जो 10 to 12 ईयर की बच्ची है, ये बच्ची प्यूबर्टी गेन करेगी। और प्यूबर्टी गेन करने के बाद में क्या होगा? जब ये प्यूबर्टी गेन करती है, प्यूबर्टी पर पहुंचती है, तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है? इसके हाइपोथैलेमस हार्मोनल चेंजेस आएंगे। हार्मोनल चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे? हाइपोथैलेमस से कौन सीक्रेट होता है? GnRH सीक्रेट होता है। GnRH की फुल फॉर्म पहले भी बताई थी, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और GnRH क्या करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करेगा। किस पे वर्क करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी बदले में क्या करती है बताओ? बदले में एंटीरियर पिट्यूटरी FSH और LH का सीक्रेशन करती है। और इन दोनों हार्मोन्स के प्रभाव में क्या होता है? वो अरेस्ट जो होता है वो क्या हो जाता है? खुल जाता है। वो अरेस्ट जो होता है वो क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। ठीक है, तो FSH और LH हार्मोन सीक्रेट होंगे। FSH LH हार्मोन सीक्रेशन के कारण क्या होगा? क्या होगा बताओ? मियोसिस 1 कंप्लीट होगा, यानी कि रिज्यूम हो जाएगा। रिज्यूम, जहां पोज हो गया था वहां से क्या हो जाएगा? रिज्यूम हो जाएगा। आ गई क्या? इतनी बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट क्या होगा? जब ये फीमेल मियोसिस 1 तो कंप्लीट कर लेती है, मियोसिस 1 कंप्लीट करेगी, अगर एक सेल से मियोसिस 1 हुआ है तो क्या 2 सेल बनेगी? 2 सेल बनेगी कि नहीं? क्या बनेगी? प्राइमरी oocyte से बताओ 2 सेल बनेगी। एक तो बनेगी क्या? सेकेंडरी oocyte। ये तो है क्या? सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte कैसी बेटा? N होगी कि नहीं होगी? N होगी। और एक बनेगी छोटी सेल, जो क्या है? पोलर बॉडी। इसको बोलते हैं क्या? फर्स्ट पोलर बॉडी। पहली है ना, फर्स्ट पोलर बॉडी। तो ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन कैसा है? ये डिवीजन कैसा है? ये एसिमेट्रिकल डिवीजन है। एसिमेट्रिकल डिवीजन हुआ है, जिसके कारण मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म तो एक सेल में चला गया और थोड़ा सा साइटोप्लाज्म किसी दूसरी सेल में चला गया। मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, देखो ऐसा कोई भी डिवीजन जिसके कारण 2 सेल असमान बने, एसिमेट्रिकल डिवीजन है। एक सेल ने सारा साइटोप्लाज्म ले लिया। कितनी पार्शलिटी करी है इसने? एक ने तो क्योंकि अरेस्टेड थी, गुस्साई हुई थी, दिमाग ठीक नहीं था, तो इसने बोला कि ठीक है, गलत तरीके से कर दिया, एसिमेट्रिकल कर दिया। जबकि वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस में आपने क्या देखा? इक्वल बना था सब कुछ। ठीक है, यहाँ पर एसिमेट्रिकल डिवीजन होगा, सेकेंडरी oocyte बनेगी और एक पोलर बॉडी बनेगी।
इतनी बात समझ में आई। अब सेकेंडरी oocyte क्या करेगी, सेकेंडरी oocyte क्या करेगी बताओ, मियोसिस सेकंड करेगी क्या? अरे मियोसिस सेकंड भी तो होगा प्यारे बच्चों, तो ये मियोसिस सेकंड करती है। लेकिन यह जानकर आपको बहुत दुख होगा, अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि यह मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं कर पाएगी। अगेन ये अरेस्ट हो जाएगी, आसमान से गिरा और खजूर में अटका। कैसे, जैसे ये क्या हुआ था, निकला था और अब ये वापस क्या हो जाएगा, अटक जाएगा मियोसिस सेकंड में। मियोसिस सेकंड की मेटाफेज सेकंड में ये क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है, वापस क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा। ओके। इस अरेस्टिंग को कौन ओपन कर पाएगा, इस अरेस्टिंग को जब ये इस फॉर्म में होता है, इसको रिज्यूम कौन करता है, इसी फॉर्म में ओवरी से फॉलिकल रप्चर होती है और सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है, इसी फॉर्म में, सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में ही, अरेस्टेड फॉर्म में ही। ये कब अपना मियोसिस कंप्लीट करेगा, कब ये मेटाफेज की अरेस्ट से रिज्यूम होगा, जब स्पर्म की बाइंडिंग होगी इसके ऊपर आकर, जब इसकी मेम्ब्रेन पे आकर स्पर्म बाइंड होगा। जैसे ही वो बाइंड होगा ये फिर से डिवीजन कर लेगी और डिवीजन करने के ऊपर क्या होगा, 2 सेल बनेगी, एक ओवम बन जाएगा और वापस जो एक सेल बनेगी वो सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। सेकेंडरी oocyte कैसी है, एन है, पोलर बॉडी कैसी है, एन है। पोलर बॉडी आगे डिवाइड करेगी क्या, ठीक है, यहां से डिवीजन होगा। आई बात समझ में? तो मेटाफेज सेकंड में ये अरेस्ट हो गई है। अब आगे देखो, मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट होने के बाद में क्या होगा, अब इस अरेस्टिंग को कौन ओपन करेगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। पहले तो हम देखेंगे कि ये इसी फॉर्म में क्या होगा, रिलीज होगी, रिलीज्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब बाय रप्चर फॉलिकल के रप्चर होने के कारण ये क्या हो जाती है, फैलोपियन ट्यूब में रिलीज हो जाती है इसी फॉर्म में। अब क्या होगा, वेट करेगी किसके लिए, स्पर्म बाइंडिंग के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसको रिज्यूम कब किया जाएगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, when sperm rich into fallopian tube, ये जो FT मैंने लिखा है फैलोपियन ट्यूब टू फैलोपियन ट्यूब विद सेकेंडरी oocyte मेम्ब्रेन, जब ये कहाँ पहुंच जाएगा, सेकेंडरी oocyte की मेम्ब्रेन पे फ्यूज हो जाएगा। तो क्या लिखा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हेन स्पर्म रिच इनटू फैलोपियन ट्यूब इट फ्यूज विद, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, फ्यूज विद सेकेंडरी oocyte। जब ये सेकेंडरी oocyte की वॉल से फ्यूज होगा, उस समय क्या होगा प्यारे बच्चों, उस समय मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा, यानी कि क्या हो जाएगा बताओ, रिज्यूम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा। तो अब क्या होगा, मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा और इसके कंप्लीट होने के कारण क्या बन जाएगा, एक ओवम बन जाएगा, ठीक है, ओवम बन जाएगा जो कि क्या है, फीमेल गैमीट है एन, और इसी के साथ में कौन बन जाएगा, एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा, सेकंड पोलर बॉडी, यानी कि दूसरा डिवीजन भी कैसा है, एसिमेट्रिकल है। इस पोलर बॉडी का काम क्या है, नॉट नोन, इसका काम क्या है, बुक में लिखा है नॉट नोन। इतनी बात समझ में आई। फाइनली ऐसे क्या होगा, oogenesis होगा। तो ये बाद की सारी स्टेज कब की है, प्यूबर्टी आने के बाद की है। अगर फीमेल में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, एक कंडीशन ऐसी कि यहाँ रिलीज तो हो गया लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद में रिज्यूम होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, तो
तो फिर वो सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में ही रहेगा, स्पर्म का वेट करेगा, राह तकता रहेगा, तकते तकते क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। उधर एंडोमेट्रियम क्या होगी, उधर यूट्रस तैयार हो रहा था कि फटाफट सेकेंडरी oocyte आ गई, स्पर्म आएगा, और क्या होगा, वो भी इंतजार कर करके तैयारियां कर रहा है, डिवाइड हो रहा है कंटिन्यू, एम्ब्रियो आएगा, लेकिन ओ शिट नहीं आया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, एंडोमेट्रियम भी फिर से डिग्रेड होगी, रप्चर होगी, और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की फॉर्म में, ब्लीडिंग की फॉर्म में वो बॉडी से आउट होना स्टार्ट कर देगी। इतनी बात समझ में आई। ये था oogenesis। oogenesis आया कि नहीं आया बताओ। एक बार इसको वापस देखो, यहां पर देखो फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, कहाँ होता है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही शुरू हो जाता है, बर्थ से पहले ही शुरू हो जाता है। जब एक फीमेल एम्ब्रियो माँ के गर्भ में डेवलप हो रहा होता है, उसकी प्रत्येक ओवरी में कितनी 2 मिलियन oogonia पाई जाती है। सबसे पहली स्टेप में पीजीसीज क्या होंगी, योग सेक से स्टार्ट करेगी मूव करना, और योग सेक से मूव करती हुई कहाँ पहुँच जाएगी, सबसे पहले वो पहुँच जाती है कहाँ पर, डेवलपिंग गोनाड यानी कि ओवरी में जाकर के वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, oogonia में। फिर स्टेज आती है स्टेज ऑफ प्रोलिफरेशन, जिसमें क्या होगा, oogonia कंटिन्यू डिवाइड करती है, और डिवाइड करके क्या करती है, अपनी संख्या को बढ़ाती है। प्रोलिफरेट किया, प्रोलिफरेशन होने के बाद में देखो माइटोसिस हुआ, और प्रोलिफरेट होने के बाद में जो जनरेशन आती है बहुत बार डिवाइड होती है, और यही सेल अब आगे जाके प्राइमरी oocyte बना लेती है। प्राइमरी oocyte में आप क्या देखोगे, प्राइमरी oocyte में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होगा, स्टेज ऑफ मैचुरेशन आएगी, सॉरी उससे पहले ये ग्रोथ करती है, और क्या करती है, ग्रोथ करके मैचुरेशन में चली जाती है। तो जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो ये डिप्लोटीन में, मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में अरेस्ट हो जाती है, और यहाँ तक का सारा काम फीमेल के एम्ब्रियो में ही हो जाता है। फीमेल एम्ब्रियोनिक कंडीशन में थी तभी हो जाता है। अब इस बच्ची का बर्थ होगा, यानी कि जो बच्ची बर्थ हुई है, जो अभी प्यूबर्टी नहीं आई है, तो आप बता सकते हो कि इसकी जो प्राइमरी oocytes है वो क्या है, प्रोफेज मियोसिस 1 की, प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में अभी अरेस्टेड है। ठीक है, अब क्या होगा, बच्ची जब बड़ी होगी, स्कूल जाएगी, नाम रोशन करेगी, पढ़ाई करेगी। ठीक है, फीमेल का बर्थ हुआ, धीरे धीरे बड़ी हुई, एज गेन की, प्यूबर्टी आई। जब प्यूबर्टी आती है तो यहाँ पर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण इस अरेस्ट से ये बाहर निकलता है। चेंज क्या होता है, इसके हाइपोथैलेमस से GnRH सीक्रेट होता है। GnRH क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी FSH LH को सीक्रेट करती है, और इसके कारण यह मियोसिस जो अरेस्टेड था ये कंप्लीट हो जाता है, यानी कि रिज्यूम हो जाता है। तो जब प्राइमरी oocyte मियोसिस को कंप्लीट करेगी, मियोसिस फर्स्ट को, तो 2 सेल बनेगी, एक सेल से 2 सेल बनेगी, तो दोनों ही सेल कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी, N होगी। प्राइमरी oocyte कैसी थी, 2N थी। तो एसिमेट्रिकल डिवीजन होता है। डिवीजन जो होता है वो कैसा होता है, एसिमेट्रिकल डिवीजन होता है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte जो होती है वो कैसी होगी, N होगी, और पोलर बॉडी भी कैसी होगी, N होगी। पोलर बॉडी का काम क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन डिवीजन एसिमेट्रिकल होने के कारण एक सेल में मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म चला गया और न्यूक्लियस चला गया। इसमें थोड़ा सा साइटोप्लाज्म गया है, और तो इसकी वजह से इसका हमें काम नहीं पता है। मेन काम कौन करती है, ये करती है, इसको हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं, जो बड़ी सेल बनती है। ये सेकेंडरी oocyte अब क्या करेगी, मियोसिस सेकंड करेगी और 2 सेल बनाएगी। लेकिन यह मियोसिस स्टार्ट तो कर देती है, मियोसिस सेकंड, लेकिन मेटाफेज सेकंड में ये अरेस्ट हो जाती है। तो फीमेल्स में मेटाफेज सेकंड में ये अरेस्ट रहती है। अब क्वेश्चन आता है कि ये अरेस्ट रिज्यूम कब होगा, ये कब रिज्यूम होता है, जब यह रिलीज हो जाती है किसमें, फैलोपियन ट्यूब में। इसी फॉर्म में ये फैलोपियन ट्यूब में रिलीज हो जाती है, स्पर्म का इंतजार करती है, वेट करती है। जैसे ही स्पर्म आता है और इसकी वॉल पे आके अटैच होता है, उधर आके उसकी बाइंडिंग होती है, और इधर ये तुरंत क्या करती है, अपना डिवीजन कंप्लीट कर लेती है। मेटाफेज सेकंड में जहाँ अरेस्ट हुई थी उसको रिज्यूम कर लेती है। डिवीजन कंप्लीट होने के कारण 2 सेल बनती है, एक ओवम बन जाता है जो कि N होगा, फीमेल गैमिट होगा, और साथ ही एक पोलर बॉडी फॉर्म हो जाती है। इतनी बात समझ में आई, जिसको बोलते हैं oogenesis। तो ये जो आगे का काम हुआ है ये सारा बर्थ के बाद का है, और इससे पहले की स्लाइड पे जो भी अपन ने लिखा था वो सारे कब के थे, वो सारे के सारे यहाँ तक का इवेंट सारा किसका था, एम्ब्रियोनिक कंडीशन का था। अभी एक डायग्राम है, बार बार बीच में आ रहा है, इसको देख ही लो। देखो oogoneum सेल है, माइटोसिस होगा, कैसी है, 2N है, बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले की बात है। प्राइमरी oocyte है, 2N है,
ग्रोथ होगी और ये फेज ऑफ ग्रोथ आ गई, ठीक है, ग्रोथ होके ये साइज में बड़ी हो जाएगी। अब क्या होगा, प्यूबर्टी से मीनोपोज प्रत्येक मंथ में ये चलता रहेगा, ठीक है, जहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा वहां से लेकर के मीनोपोज तक ये चलता रहेगा। ये सारी बातें आगे समझाऊंगी मैं आपको, सारी बातें आगे बताऊंगी। आगे देखो, प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन में यहाँ पे ये अरेस्टेड है, ठीक है। मियोसिस 1 कंप्लीट करेगी कब, जब प्यूबर्टी आ जाएगी, ठीक है। प्यूबर्टी आने के बाद में ये क्या करती है, LH सर्ज होता है, FSH LH बढ़ जाता है, ओव्यूलेशन होगा, फिर ये क्या कर लेगी, डिवीजन कंप्लीट कर लेगी, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte भी मेटाफेज सेकंड में अरेस्टेड है। जैसे स्पर्म बाइंड हुआ, यहाँ पे देखो स्पर्म को दिखाया गया है, जैसे स्पर्म बाइंड होता है तो ये क्या कर लेती है, अगेन डिवाइड होकर के एक तो ओवम बना लेगी और एक सेकंड पोलर बॉडी बना लेगी, ठीक है। तो ये तो इससे फ्यूज कर जाएगा, मियोसिस सेकंड कंप्लीटेड, और यहाँ पे सेकंड पोलर बॉडी बन जाएगी। यहाँ पे पोलर बॉडी दिखाई है, ये सारी पोलर बॉडी डीजेनरेट हो जाती है। इनका काम क्या है, ये गिवन नहीं है। कई बार बोलते हैं कि ये न्यूट्रिशन देती है, नरिशमेंट देती है और खुद डीजेनरेट हो जाती है, ठीक है। तो ये सारा काम इधर इस तरफ फॉलिकल डेवलपमेंट को बताया गया है। फॉलिकल डेवलपमेंट में क्या होगा, oocyte है, उसके चारों तरफ फॉलिकल सेल अरेंज हो जाती है। तो इसी के साथ में यहाँ पे केवल oogenesis की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फॉलिकल्स जो ओवरी में पड़ते हैं अपन, ठीक है। तो प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर बन जाती है कौन, मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल, जिसके अंदर कौन है, सेकेंडरी oocyte है। ये देखो सेकेंडरी oocyte, और फिर ये सेकेंडरी oocyte यहाँ से रप्चर होती है और रिलीज हो जाती है, ये तो कार्पस ल्यूटियम बन जाता है। और ये जो सेकेंडरी oocyte गई है, ये क्या करती है, मियोसिस सेकंड को कंप्लीट करके क्या कर लेती है, ओवम का फॉर्मेशन कर लेती है। तो ये अगर आपको नहीं भी समझ में आया कि ये सब मैंने क्या बताया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैनिक नहीं होना है। अब हम ओवरी पढ़ेंगे, तो अब हम इसको पढ़ेंगे। ये सब आपके माइंड में क्लियर हुआ कहाँ क्या हो रहा है, तो अब हम इसको पढ़ेंगे और इसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक अवर एफर्ट एंड अवर कंटेंट, बी ए पार्ट ऑफ अवर ब्यूटीफुल फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।